डेट आज 30 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नाम द क्राफ्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है नाम द क्राफ्ट। ये आर्ट फॉर्म है एक, जो जम्मू कश्मीर की है। ये लुप्त होती जा रही है, इसलिए इसको रिवाइव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहला है नाम द क्राफ्ट ऑफ कश्मीर है, जो इसको स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट के अंदर रिवाइव किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो उसके तीसरे फेज के अंदर इसको रिवाइव किया जाएगा दोबारा से, क्योंकि ये लुप्त होती जा रही है और इसके जो लोग बनाते थे पहले जो इसको, वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इनको सिखाया जाएगा यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर में जो पीपल हैं उनको कैसे क्राफ्ट बनाई जाती है। और स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है, पहले छोटे लेवल पे छोटे एरिया में ये स्कीम चलाई जाएगी और फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई, लागू हुई, तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये लागू कर दी जाएगी। दूसरी इसमें स्कीम है, जो आर्टिजन है वहाँ पे, जो कलाकार हैं और वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, जो हाथों से बुनाई करते हैं कश्मीर में, उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ये कंपोनेंट है, इसके अंदर उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो ये 2 स्कीम अभी लॉन्च की गई हैं नाम द क्राफ्ट के लिए। नाम द क्राफ्ट देखो जम्मू कश्मीर की है। जो भेड़ होता है सिप, उसका ऊन है, ऊन से ये बनाई जाती है। और इसमें नॉर्मल जो बुनकर तकनीक होती है ना, वीविंग प्रोसेस, वो यूज नहीं होता। एक अलग टेक्निक है जिसका नाम है फेल्टिंग टेक्निक, जो इनको बनाने के लिए चटाई वगैरह या मैट ये बनाने के लिए यूज होता है। इसको बोलते हैं फेल्टिंग टेक्निक। और इसका जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी कम होने के कारण, क्योंकि जो जिसकी वजह से बनाया जाता है ये ऊन की वजह से, सिप के ऊन की वजह से, वो कम हो चुका है। और जो लोग इसे बनाते थे वो लोग भी कम रह चुके हैं, यानी कि मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, और मार्केटिंग टेक्निक नहीं है। इन 3 कमी की वजह से इसका एक्सपोर्ट लगभग ना के बराबर हो गया 2008 में। 1998 में जितना एक्सपोर्ट था लगभग 100% डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया है 2008 में, अगर ये डेटा हम एनालाइज करें तो। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ये लोग बना सकते हैं इस टेक्निक के जरिए, इस आर्ट क्राफ्ट को या नाम द क्राफ्ट को। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो ट्रेडिशनल ये नाम द क्राफ्ट है जम्मू कश्मीर की, इसको रिवाइव करना, बूस्ट करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, और लोकल वीवर्स को स्किल देना, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। देखो जब इनकी ये स्किल होगी, ये बना सकेंगे, इन्हें बेच सकेंगे, यानी कि इनकी जॉब सिक्योर होगी, लाइवलीहुड सिक्योर होगी, इनकम जनरेट होगी, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे लगभग 2250 पीपल को फ़ायदा होगा। और 30 नाम द क्राफ्ट ये क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्लस्टर का मतलब छोटे छोटे लेवल पे, मान लो एक बना दिया यहाँ पे सेंटर, अब यहाँ पे सिखाया जाएगा लोगों को ये स्किल। लगभग 10,900 आर्टिजन को यहाँ पे स्किल दी जाएगी जम्मू कश्मीर में, आर्टिजन और वीवर्स को, बुनकर और ये कलाकार हैं जो भी जम्मू कश्मीर में। एक तरह से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी इन लोगों की, यानी कि रोजगार के साधन जनरेट होंगे इसको रिवाइव करने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है ये, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। स्वास्थ्य और पोषक तत्व की सारी जानकारी मिलेगी, एक डेटा होगा, डेटा जैसे इंटरनेट पे एक पोर्टल होगा, यानी कि भंडार। रिपोजिटरी का मतलब भंडार, किसका भंडार है? हेल्थ और न्यूट्रिशन की सारी सूचना, इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलेगी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। किसने लॉन्च किया है ये पोषण ज्ञान? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। कई सारी इसमें एनजीओ, यूनिवर्सिटी हैं, जैसे एक बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था भी है और एनजीओ टाइप है, ये गैर सरकारी संस्था या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, ये एक सेंटर है, और अशोका यूनिवर्सिटी, इनके साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। पोषण ज्ञान में देखो सारी जानकारियां होंगी, लगभग 14 थेमेटिक एरियाज होंगे हेल्थ और न्यूट्रिशन के, जो डाइवर्स लैंग्वेज में होंगे। मतलब हमारे देश में जितनी लैंग्वेज बोले जाती हैं उनमें से कई लैंग्वेज में, भाषाओं में ये सारी जानकारी मिलेगी एक प्लेटफॉर्म पे। इसके जरिए देखो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाना चाहती है तो डेटा कलेक्ट करके कि कहाँ पे कितनी कमी है, कहाँ पे न्यूट्रिशन की, हेल्थ की कितनी व्यवस्थाएं हैं, उनको देख के पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन। ये कई दिनों से न्यूज में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना वायरस का ही न्यू वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो कोरोना वायरस है, ये मान लो ये कोरोना वायरस है,
जब ये आया था तो ये कुछ इस तरह का था, लेकिन इसने क्या किया, जब भी बॉडी के अंदर जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये मल्टीप्लिकेट करता रहता है अपने आप को। जैसे 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, ऐसे मल्टीप्लाई करता रहेगा ये, समझ रहे हो। तो मल्टीप्लाई करता रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के टाइम करते करते ये क्या होता है, जैसे अपने ये जो मूल इसका स्वभाव था, जो इसकी बॉडी थी, जैसी पहली आकार था इसका, वो थोड़ा इसका चेंज हो जाता है। जो इसका आरएनए है, आरएनए बेस्ड वायरस है, जो ये अंदर आरएनए, ये चेंज हो जाता है। ये मान लो मल्टीप्लाई करते समय मान लो कुछ इस तरह का हो जाए, ये आरएनए चेंज हो गया, अब ये बन गया, क्योंकि इसने अपने आप को चेंज कर लिया। चेंज को बोलते हैं, ये साइंस की भाषा में मुटेशन, ये मेडिकल की भाषा में बोल देते हैं मुटेशन, है एक ही बात, चेंज। तो इसने अपने आप को मुटेशन कर लिया, चेंज कर लिया। अब जब ये मुटेशन हो गया तो ये अब नया वेरिएंट बन गया, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बन गया, ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट बना लिया। ये देखो इसका जो नाम दिया है B1.1.529, लेकिन ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड, पुअर कंट्री हो या अमीर कंट्री हो, पुअर पीपल हो या अमीर लोग हों, सबकी हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसको नाम दिया ओमिक्रॉन, और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं वायरस, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी के में रखा है। तो ये क्या होते हैं हम लास्ट में समझेंगे इसके बारे में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट क्या होते हैं। ये देखो ऑफिशियली साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया, साउथ अफ्रीका में मिला भाई साहब ये वायरस, इसका नाम रखा है ओमिक्रॉन। ये ओरिजिनल वायरस से कैसे डिफरेंट है, मतलब क्या अलग है इसमें, ओरिजिनल जो वायरस था, कोरोना वायरस जब आया था, देखो जो ओरिजिनल वायरस था उससे लगभग, उससे कई गुना 32 टाइम इसमें मुटेशन हुआ है। और जो इसका स्पाइक प्रोटीन है ना, स्पाइक होता है माचिस की तिल्ली, और जो उसके ऊपर आकार है जो हमने देखा, ये देखो माचिस की तिल्ली की तरह है, ये है स्पाइक प्रोटीन, ये इसमें 32 टाइम इंक्रीज हो गया है। और जो एक डेल्टा वेरिएंट पहले फाउंड किया था, हमारे इंडिया में मिला था ये डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का एक नया वेरिएंट, इससे भी 2 गुना ज़्यादा, 2 टाइम्स ज़्यादा ये ज़्यादा खतरनाक है। WHO ने देखो 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न रखे हैं, नाम दिए कोरोना वायरस के ही, वो भाई लगा लो एक तरह से। ये देखो एक ओमिक्रॉन है, एक डेल्टा है। ओमिक्रॉन मिला है साउथ अफ्रीका में 2021 में नवंबर में, डेल्टा मिला है इंडिया में, ये 2020 में मिला है, और गामा मिला है देखो ये ब्राज़ील में 2020 में, 2020 में बीटा मिला है साउथ अफ्रीका में, अल्फा मिला है ये ब्रिटेन में 2020 में। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और 2 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखे हैं WHO ने, एक म्यू है, ये मिला है कोलंबिया में, और एक लैम्डा है, ये मिला है पेरू में। पेरू साउथ अमेरिका में कंट्री है, पेरू, वहाँ पे मिला है। देखना चाहते हो तो आप देख लो, ये कंट्री जो दिखाई दे रही है आपको, ये है पेरू, ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे मिला था ये। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, देखो बस इतना सा है। कोरोना वायरस आया, उसके लिए दवाई बनाई, वैक्सीन बनाई, दवाई तो अभी बनी नहीं है, वैक्सीन बनाई, अब वैक्सीन बॉडी में लगा दी, लेकिन इसने अपने आप को चेंज कर लिया, वायरस ने, म्यू नया वेरिएंट बन गया, लैम्डा नया वेरिएंट बन गया। तो ये क्या है, जो वैक्सीन पहले काम करती थी अब इस पर कम काम करेगी, क्योंकि इससे बच नहीं पाएगा ये, मतलब ये वायरस क्या है, ज़्यादा ताकतवर हो गया, ह्यूमन इससे बच नहीं पाएगा, ये बीमार कर सकता है। अभी पहले जो कोरोना वायरस आया था उसके लिए वैक्सीन डेवलप की थी साइंटिस्ट ने, लेकिन भाई साहब इसने तो अपने आप को चेंज कर लिया, मुटेट कर लिया, नया वेरिएंट बन गया म्यू लैम्डा, तो इस पर वैक्सीन काम नहीं कर पाएगी, कुछ थोड़ा बहुत काम करेगी तो इसे बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, जो इन कैटेगरी में इनको रखा है 5 जो ये नए वेरिएंट है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा ताकतवर है ये वायरस जो नया ये आए हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमिक्रॉन, ज़्यादा खतरनाक, यानी कि वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी इन पे, बहुत ही ना के बराबर काम करेगी, ओमिक्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं कर पाएगी। यानी कि जिसको भले ही वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं, फिर भी ये उनको बीमार कर सकता है और उनके लिए खतरा हो सकता है। तो ये फ़र्क है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि ज़्यादा खतरनाक, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब थोड़ा कम हानिकारक, कम हार्मफुल। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम। ये GS पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए
अनुसूचित जनजाति के लिए ये प्रोग्राम चलाया है, ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी लोग हैं उनको रिवाइव करने के लिए, उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उनकी लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए कई सारे प्रोग्राम पे जोर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कौन कौन से प्रोग्राम है इसमें और कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए? मेनली इनमें देखो भील और गोंड, ये प्रजाति के नाम है, जाति के नाम है उनकी। अनुसूचित जनजाति में आते हैं एसटी कैटेगरी में। भील एक जाति है, कास्ट है, और गोंड भी, ये दो ट्राइब के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से मेजर्स लिए हैं? एक तो देखो जो पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 का, इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये देखो ग्राम सभा को पावर देता है। ग्राम सभा होती है जैसे किसी विलेज में जितने भी लोग रहते हैं 18 साल से ऊपर और जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वो सबको मिला के, उन सब लोगों को मिला के बोलते हैं ग्राम सभा। यानी कि पंच, सरपंच या गांव का कोई भी पर्सन है, सबको मिला के बोलेंगे ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा को पावर देता है ये एक्ट, यानी कि वहाँ पे पंचायत के इलेक्शन होंगे, सरपंच भी होगा, पंच भी होंगे, इलेक्ट होंगे, और वहाँ पे ग्राम सभा के साथ मिलजुल के काम किया जाएगा सरपंच और पंच के द्वारा। इस एक्ट को रिवाइव किया जा रहा है। एक देखो महुआ नाम की लोकल वाइन है, लिकर है, मतलब शराब है, शराब, ये मध्य प्रदेश की शराब है महुआ। इसको ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए स्टेपल ड्रिंक की तरह रिकॉग्नाइज किया है, यानी कि इसको रिवाइव किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने और भी अनाउंस किया है, जैसे जो बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं ट्राइबल्स के ऊपर, रजिस्टर हुए पड़े, कोर्ट में केस चल रहे हैं इन कम्युनिटी पे, ट्राइबल्स पे, आदिवासियों पे, तो जो छोटे मोटे केस है ना, पेटी केसेस, उनको वापस लिया जाएगा। नेक्स्ट इनको क्या है, पीडीएस स्कीम के जरिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के जरिए गवर्नमेंट हर महीने गरीब लोगों को, बीपीएल फैमिलीज को, लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग आते हैं उनको हर महीने अनाज या चावल दिया जाता है। तो ये पीडीएस स्कीम के अंदर दिया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर। इनको ये घर तक डिलीवरी की जाएगी, इनकी घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में। जो यूनिवर्सिटी इन छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा एक जगह है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसका नाम चेंज करके अब शंकर शाह के नाम पे रखा जाएगा। शंकर शाह कौन थे? सुमेर शाह के ये पुत्र थे, सन थे। और सुमेर शाह कौन थे? सुमेर शाह थे गोंड ट्राइब के ही, गोंड का रूल था यहाँ पे, गढ़ किंगडम के नाम से भी जानते हैं, गढ़ का साम्राज्य। गोंड वंश के राजा ने, गोंड ट्राइब के राजा ने ही यहाँ पे राज किया था, और सुमेर शाह गोंड ट्राइब के ही थे एक पर्सन। तो ये गढ़ किंगडम से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, उसको तात्या भील के नाम पे रखा जाएगा। खांडवा था इसका, मतलब नाम पे, इसका तात्या भील के नाम पे रखा जाएगा अब खांडवा में रेलवे स्टेशन। मेडिकल कॉलेज है मंडला में, इसका नाम रखा जाएगा राजा हृदय शाह लोधी के नाम पे। ये काशी से आए थे राजा हृदय शाह लोधी, और एमपी के बुंदेलखंड रीजन में ये सेटल्ड हो गए थे। वहाँ पे अपना इन्होंने साम्राज्य बनाया। गोंड रूल के अंदर एक साम्राज्य था, प्रेजेंट डे में दामहो नाम की जगह है, वहाँ पे अपना किंगडम बनाया था राजा हृदय शाह लोधी ने। भोपाल में देखो ऑलरेडी पहले ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम चेंज कर चुका है मध्य प्रदेश, उसका नाम रख चुके हैं रानी कमलापति। रानी कमलापति और हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बारे में हमने अलग लेक्चर में पढ़ा हुआ है, फिर भी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे थोड़ा रानी कमलापति के बारे में। राजा संग्राम शाह हैं, एक अवार्ड बनाया जाएगा इनके नाम पे, पुरस्कार, राजा संग्राम शाह पुरस्कार या अवार्ड। ये जो ट्राइबल आर्ट और कल्चर को रिवाइव करेगा, कंजर्व करेगा, या उसमें कोई बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये जो राजा संग्राम शाह थे, ये गोंड रूलर के, गढ़ किंगडम के गोंड रूलर थे, 48th रूलर थे, राजा थे। ये गढ़ जो किंगडम है, साम्राज्य है एमपी में, मध्य प्रदेश में जो था पहले। तो रानी कमलापति कौन थी? ये देखो निजाम शाह की पत्नी थी। इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद इनको ये साम्राज्य संभाला, और ये भी निजाम शाह गोंड डायनेस्टी से थे, वंश से थे, गोंड वंश से। भोपाल में 55 किलोमीटर दूर गिनोरगढ़ नाम की जगह, वहाँ पे 18th सेंचुरी में इन्होंने राज किया था। कमलापति देखो इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी अपने हस्बैंड के मरने के बाद। कमलापति लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने बहुत सारे वाटर मैनेजमेंट पार्क एस्टेब्लिश किए, बहुत सारे टेम्पल, मंदिर बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये नोट करके रखें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में कोई स्टेट है तो मध्य प्रदेश में, जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। 46 एसटी ट्राइब के लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं 46, और उनमें से 3 पीवीटीजी हैं,
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखो जो सबसे ज़्यादा पुअर गरीब होते हैं और साई होते हैं, मतलब वो लोगों के सामने आने में शर्माते हैं, ऐसी प्रजाति को डिक्लेयर कर देते हैं पीवीटीजी। पीवीटीजी पे स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, वैसे आप आर्ट एंड कल्चर या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ये लेक्चर मिल जाएगा पीवीटीजी पे डिटेल में कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। और ये सबसे ज़्यादा देखो उड़ीसा में है 13 पीवीटीजी, उसके बाद आंध्रा में 12 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यही टॉपिक थे आज के।